और पढ़ रहा हूं, इसके बारे में सोच रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं सीधे स्पेसिफिक पे, वो चीज जो आपके इस सफलता के रास्ते में आपका वो मील का पत्थर बनता है, वो जिसके माध्यम से आप लबासना में प्रवेश करते हो, वो जो आपके अमीर गरीब होने का अंतर मिटा देता है, आपके गांव देहात होने का अंतर मिटा देता है, वो आपकी किताबें। होती तो सबके पास है, पढ़ना बहुत कम लोगों को पता होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा किताबें कैसे पढ़नी है। तो आपने क्या किया, वहां उसको आदत बनाया, और यहां मैं आपको बताऊंगा बुक कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब को अपना दोस्त कैसे बनाएं, कैसे कम समय में उसका बेहतरीन निचोड़ ले, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब इससे पहले के चैप्टर मैंने आपको बताया, और वो आपकी आदत का हिस्सा होना चाहिए कि कैसे, कब, कहां, क्या, कौन, क्यों, ये मैंने आदत में डाल दिया। आपको ये बातें पता हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको उसको आदत का हिस्सा बनाना है हर चीज में, जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जब वो आदत का हिस्सा हो गया, अब एक किताब से प्रश्न पूछना है, और किताब से प्रश्न हम ऑर्गेनाइज तरीके में पूछते हैं, क्योंकि किताबें एक लेखक के अपनी विचार होते हैं, उसके अपने लेखन शैली होती है। बात ध्यान रखिएगा, पिछला वाला बहुत जरूरी था, लेकिन उसको हर जगह आप इंप्लीमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि विपिन चंद्रा की लेखन शैली अलग है, लक्ष्मीकांत की शैली अलग है, डीडी बासु की शैली अलग है, और रमेश सिंह की शैली बिल्कुल अलग है। ये सभी अपने अपने सेगमेंट में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये लेखक हैं। अब आपको इनको अपने व्यक्तित्व में ढालना है, इनको अपने हिसाब से लेकर आना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है, वो बुक के प्रवाह में बह जाता है। तो विपिन चंद्रा उसको कहानियों में ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पागल हो जाता है। वहीं लक्ष्मीकांत जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो ठोस अनुच्छेद से उसका सर भिड़ा देते हैं, खून बहने लगता है उसके सर पे। फिर जब रमेश सिंह पहुंचता है और ढेर सारा डाटा नाचने लगता है और नए नए शब्द आते हैं, तो उसके दिमाग में भंवर चलने लगता है, पागल सा हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किताब को अपने तरीके से अटैक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, सबसे पहले आपको एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मैंने लिया, मेरा चैप्टर क्या है, मेरा अध्याय क्या है। हम लोग कहते हैं आज तो 200 पेज पढ़ के उठूंगा, ऐसे करते हैं ना, 200 पेज है, 4 दिन में 50, ठीक है, हम ऐसे करके नहीं। आप रिलैक्स होकर बैठिए और पूछिए मेरा चैप्टर क्या है, मेरा अध्याय क्या है। ठीक है, अध्याय मान लो आप इस समय गांधी से पहले के भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया बिफोर गांधी। तो उस समय जो एक तरीका था आजादी मांगने का, पत्र लिखने का, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके चलने का, आपका चैप्टर वो है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है आप यहां रुकेंगे और अपने आप को उस जगह लेकर जाएंगे कि वो कौन लोग थे, वो किस तरह से व्यवहार करते थे। अगर मैं उस समय होता, आज मैं आजाद देश का नागरिक हूं, लेकिन मैं अगर आज ब्रिटिशर से, मैं कल्पना करो मैं मांग रहा हूं, ए भाई ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे दो, हमें भी थोड़ा कुछ ये दे दो, हमें होम रूल के बारे में बात कर दो, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सबसे पहले चैप्टर विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। क्या किया, चैप्टर का जो है वो आपने कल्पना करनी शुरू की कि मैं उस समय काल में हूं, या मैं उस समय काल में जो है वो इसको एक महसूस कर रहा हूं। जब आपने अपने चैप्टर का विजुअलाइजेशन किया, तब आप लेसन की तरफ गए। लेसन का मतलब होता है कि वो टुकड़ा, हम मान लो कि इस दौरान भी वहां पर जो है वो हमें 2 अलग अलग विभाजन दिखाई पड़े। एक वो जो प्री ब्रिटिशर्स थे, यानी कि वो जो ब्रिटिश काल के बारे में उसकी नीतियों का समर्थन करते, वो कहते थे ब्रिटिश काल जो है वो जो कहते थे कि इनका जो ब्रिटिश साम्राज्य का होना भारत के एकीकरण के लिए बहुत जरूरी। उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो ब्रिटेन में पढ़े लिखे। एक जो विशुद्ध भारतीय थे, और वो मानते तो थे कि हमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है, लेकिन वो कहते थे कि भारत प्राचीन संस्कृति है, भारत के पास अपनी प्राचीन सभ्यता है, और 5000 पुरानी साल जो है ये सभ्यता वाला देश कुछ गोरों के माध्यम से शासित नहीं होगा। तो मेरा जो लेसन है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मेरे ही देश में 2 अलग अलग चरित्र छुपे हुए हैं। आपने इसको विजुअलाइज किया, समझ रहे हो। इसके बाद आप थीम पर आ गए। थीम यानी कि जिस पर आज तुम चैप्टर पूरा करने जा रहे हो। तुम दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे हो, तुम आरसी दत्त के बारे में पढ़ रहे हो, तुम किसी के भी बारे में पढ़ रहे हो, आप उसकी विषय वस्तु, थीम क्या है, कि मैं नरम पंथियों के बारे में बात कर रहा हूं, या गांधी से पहले मैं आंदोलन के तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं। आपने वहां पर बात करनी शुरू की। इसके बाद जब आपने इसको पढ़ना शुरू किया, तो आप सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट के साथ पढ़ेंगे, एक सकारात्मक तरीके से किताब आप देखेंगे कि मेरी जो ये पुस्तिका है, मेरी जो ये किताब है, ठीक है, इसके गुण क्या हैं।
क्योंकि कोई भी चीज अगर हो चुकी है और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है या मेरी इस किताब में दर्ज है, तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये गलत है या सही है, ये चाहे हिटलर का जीनोसाइड ही क्यों ना हो, ये तानाशाही क्यों ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 7 करोड़ लोगों का मर जाना ही क्यों ना हो, या तमाम तरह के युद्ध संग्राम, शांति आंदोलन कुछ भी रहे हो, ये सभी प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। यानी मैं उनकी पहचान करूंगा, उनकी पहचान करूंगा और पढ़ते समय मैं ये ध्यान दूंगा कि इसमें कौन क्या कर रहा था। मैं कैरेक्टर सेंट्रिक होऊंगा। दादा भाई नौरोजी किस रूप में जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का वो विरोध कर रहे हैं। मैं इनके गुणों की तरफ पूरा फोकस करूंगा। यानी मैं अपने कैरेक्टर्स, अपने हीरो, ये कैरेक्टर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कैरेक्टर कोई साम्राज्य भी हो सकता है, और ये कैरेक्टर कोई भी घटना भी हो सकती है। जैसे चौरी चौरा, तो वो चौरी चौरा एक घटना हो गई। अब मैं गांधी के नजरिए से नहीं पढ़ूंगा, अब मैं चौरी चौरा के नजरिए से पढ़ूंगा। वहां क्या हुआ था, वहां क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो घटना क्या थी, इसके बारे में मैं जानकारी लेना शुरू करूंगा। और इसके पश्चात मैं ये भी देखूंगा कि कोई भी, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर हम किसी, भले भाई जैसे मान लीजिए आज कोई बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, मान लीजिए हम जैसे थोड़ी देर के लिए, अगर आप मैं सोशल मीडिया आप देखते हो, प्रधानमंत्री का जिक्र होता है, तो उनके बचपन की तस्वीरें की रेलवे स्टेशन पर जो है चाय बेच रहे हैं, यानी हम उनका कालक्रम, फिर वो कैसे युवावस्था में आरएसएस से जुड़े फलाना ठिकाना हम करते हुए एक कालक्रम बनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कि किस तरह से जो है वो तमिलनाडु से रामेश्वरम से बढ़ते हुए आगे हम उनका एक कालक्रम बनाते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है कि कोई भी आज अगर प्रमुख घटना हो रही है, अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालक्रम जिम्मेदार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी की घटना तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे गलती ये हो जाती है कि तुम अभी की घटना पर फोकस कर देते हो, तुम चौरी चौरा की घटना पर फोकस करके बैठे हो, तुम सत्याग्रह पर फोकस करके बैठे हो, तुम दादा भाई नौरोजी के भाषण पर फोकस करके बैठे हो। लेकिन तुम्हें, अगर हम कई बार विवेकानंद को पढ़ते हैं, शिकागो सम्मेलन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अरे शिकागो सम्मेलन, लेकिन शिकागो सम्मेलन से पहले रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच में जो बौद्धिकता का उदय होता है, और रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद जो विवेकानंद का भारतीय संस्कृत के प्रति एक जो है वो बहुत बड़ा रुझान और उनकी विद्वता जो बढ़ती है, वो अपने आप में अतुलनीय है, वो अपने आप में जो है वो कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। तो अगर एक होनहार विद्यार्थी वही होता है जिसको किताबों से दोस्ती करना आता है, जिसकी एक रीडिंग में किताबें उसकी दोस्त हो जाती हैं, जो किताबों को ऐसे रखता है, बोलो पूछो क्या पूछना है तुम्हें, वो स्टूडेंट क्या करता है, वो हिस्टोरिकल सीक्वेंस यानी काल क्रम पर अपनी पकड़ बनाता है। वो ये जानता है कि निर्वात में कोई वस्तु नहीं जिंदा रह सकती है, अभी अचानक से ये अंतरिक्ष से नहीं आई है, इसके विकास के पीछे एक लंबी घटनाक्रम है। अगर आज का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो आज बारडोली सत्याग्रह की जो है वो बात आ रही थी, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यही देखोगे तो इन सत्याग्रहों की भी एक लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। और जिस स्टूडेंट ने इन गुणों के आधार पर, यानी अपने चैप्टर की पहचान करके, अपने पाठ की पहचान करके, अपने थीम की पहचान करके, उसके गुणों की पहचान करके और कालक्रम की स्थापना कर ली, वो किताब को इसी कॉन्फिडेंस के साथ रीड करते हुए बंद करेगा और कहेगा पूछो क्या पूछना है तुम्हें, राइट। लेकिन यह ध्यान रखना, ये किताबें इस तरह से टूटनी चाहिए, नहीं तो तुम किताबों में, एक जो राइटर होता बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखता है, वो तुम्हें बहा ले जाएगा। तो नॉवेल पढ़ने वाले और स्टूडेंट पढ़ने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण गंभीर स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉवेल पढ़ने वाला जो राइटर होता है उसके बहाव में बह जाता है। अगर वो बीभत्स लिख रहा है तो वो उसके साथ डरेगा, कॉमेडी लिख रहा है हंसेगा, रोमांस में चला जाएगा। लेकिन जो एक यूपीएससी का जो पाठक होता है, जो बुक को पढ़ना जानता है, वो बहाव में नहीं बहेगा, वो अपने हिसाब से अपने खूंटे को बांधे हुए उस बहाव में भी तैरने की कला सीखेगा। यही सबसे खूबसूरत बात है और इसी को कहते हैं बहुत बड़ी बात, आर्ट ऑफ बुक रीडिंग, यानी पुस्तक पढ़ने की कला। वो सभी लोग जो आने वाले समय में आप देखेंगे कहते थे कि बहुत विद्वान रहे हैं, जो बहुत तेजी से बुक्स को पढ़ जाते हैं, वो सभी बुक पढ़ने का उनका यही तरीका हमेशा ही पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, मेरी बात पहुंची?